हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? तैयारी तो एग्जाम की काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो घर पे। चलो तो आज हम लोग एक और न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो अपना सेशन है वो लॉ के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो आज हम लोग वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसको यूनिट वाइज हम कवर करेंगे। ठीक है, एक एक यूनिट वाइज हम उसको खत्म करते जाएंगे। ओके, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं। देखो चैप्टर 2 है ये तुम लोगों का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, सीए फाउंडेशन में भी ये है, इवन एसवाई बीकॉम में भी है। बैफ वालों को भी जो लॉ होता है उन लोगों को भी ये चैप्टर है। ठीक है, सबको ओवरऑल सेम ही चैप्टर है। ओके, ये ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर है। तो चलो देखो, मैं जो यहाँ पे फिलहाल स्टडी मटेरियल रेफर कर रहा हूँ वो है तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओवरऑल देखो यहाँ पे 4 यूनिट्स है, हम एक एक यूनिट करके इसको खत्म करते जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग देखो जो स्टार्ट करेंगे वो है अपना यूनिट 1, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो प्रॉपरली गुड्स को सेल करने के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब गुड्स तो तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म कैसे होते हैं, और जो इस एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेसिक डेफिनेशंस कौन सी हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। वो तुम्हारे यूनिट 1 में। फिर उसके बाद हम कंडीशंस एंड वारंटीज के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर जाएंगे। इवन डिलीवरी ऑफ गुड्स और ओनरशिप की डेफिनेशंस भी तुमको बेसिक्स यूनिट 1 में कवर हो जाएंगे। और लास्ट में है अनपेड सेलर एंड इवन अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट एंड उसके राइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो चलो आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखो इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब प्रेजेंट किया है। यहाँ पे उन्होंने कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया है। चैप्टर 2 देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, तो देखो यूनिट 1 है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट व्हाट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। हमको देखो क्या क्या यहाँ पे समझेगा। हम काफी सारी डेफिनेशंस कवर कर लेंगे, मतलब जो लॉ में यहाँ पे टर्म्स क्या यूज किए वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर हम मीनिंग समझ लेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आज हम समझेंगे अभी, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, बहुत सारी चीजें। फिर फॉर्मेलिटीज, सब्जेक्ट मैटर्स, और बाद में प्राइस कैसे असर्टेन करते हैं, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं जरा अपना चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखो काफी ऐसे मिक्स किया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे चार्ट दिया है। थोड़ा हम समझते हैं इसको, काफी ज्यादा इजी है। देखो सबसे पहला अपना एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक पार्ट है। दो पार्टीज के बीच में जब एग्रीमेंट बनता है, दो पार्टीज के बीच में जब एग्रीमेंट बनता है तो वो दो पार्टीज होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। चैप्टर का नाम है तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। गुड्स को सेल करने के लिए ये लॉ है। गुड्स को सेल करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या लॉ है इंडिया में। अगर मैंने तुमको कुछ गुड्स बेचा है, तुमने खरीदा है, तो ये तो सबको पता है, तुम बायर हो जाओगे, मैं सेलर हो जाऊंगा। ओके, तो हम दोनों को कौन कौन से लीगल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, कौन कौन हम दोनों में से कौन कौन किसके ऊपर केस कर सकता है, किसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कब पोजीशन ही सिर्फ अपने पास रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम करेंगे। और किस किस तरीके से हम उसको सेल कर पाते हैं, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में बोला है। दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं और दो लोगों के बीच में होते हैं। तो देखो बायर और सेलर, जब भी एक प्रोडक्ट बीच में आता है तो अगर मैं सेल कर रहा हूँ, आई विल बी द सेलर एंड यू विल बी द बायर। फिर देखो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेके यहाँ पे क्या बताया, एक होता है इमीडिएट ट्रांसफर, एक हो जाता है एग्रीमेंट टू सेल। इस चैप्टर में जो तुमको समझना ही है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, धीरे धीरे हम समझेंगे। सेल तो तुम लोगों को मालूम है, आज और अच्छे तरीके से हम समझने वाले। फिर देखो गुड्स के बारे में इन्होंने बताया कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं और उनके सब टाइप्स भी क्या है। एग्जिस्टिंग गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, कंटिंजेंट गुड्स है। फिर एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर भी कैटेगरीज है। ठीक है, ये उन्होंने पूरा ओवरव्यू दे दिया यहाँ पे। फिर प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, मनी में कंसिडरेशन जो होता है, एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर हो चुका है।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं? बेसिकली यही सारी चीजें हैं इसमें। गुड्स होता ही है उसमें, मतलब कंसिडरेशन होता ही है। दो पार्टीज होते हैं, जैसे यहाँ पे बायर एंड सेलर है, वहां पर भी दो पार्टीज होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्योरली तुमको गुड्स एंड गुड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन फिलहाल हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इसका। देखो क्या लिखा है, जरा रीड करते जाओ, कुछ चीजें तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स is one of the specific form of contract recognized and regulated by law in India. Sale is a typical bargain between the buyer and the seller. The Sale of Goods Act 1930, ये रेफरेंस तुमको जब भी आंसर्स लिखोगे तो देना है 1930 का, allows the party to modify the provisions of the law by express stipulations. However, in some places this freedom is severely restricted. ठीक है। ओवरऑल इस लॉ की जब तुमको भी जानकारी हो जाएगी, तो इवन जब तुम भी नॉर्मल कोई भी गुड्स बाय सेल के कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करोगे, तो ये लॉ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। एक्चुअली यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जो हम चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं। अब ये सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। गुड्स क्या हो देखेंगे थोड़ी देर में। फिर देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 is the act to define and amend the law relating to the sale of goods. It extends to the whole of India. ये लॉ की जो पहुंच है वो कहाँ तक है? वो पूरे इंडिया में है। इंडिया तो तुम लोगों को ऑलरेडी मैप वाइज पता है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर्स और जो उसका लैंड मास है, एयर स्पेस है, ये सारी चीजें उसमें कवर होती हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 1930 को आया था। ओके, 1 जुलाई 1930 को आया था। चलो अब डेफिनेशंस के तरफ हम आगे तो देखो डेफिनेशंस क्या है अब अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। एक्चुअली ये बेसिकली टर्म्स यहाँ पे दिए हैं जो आगे पूरा जब ये लॉ पढ़ोगे तो वहां पे उनका मीनिंग क्या रहने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट तुमको पता होना चाहिए। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो तुमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहले ये दो लोग कुछ लड़ रहे हैं, देखो बाजू में लिखे, ठीक है। सेल के ऊपर है, एक यहाँ पे बायर होगा, एक सेलर होगा, ठीक है। समझो ये अगर बेच रहा है और ये खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है वो बायर है, दूसरा है सेलर। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि इन्होंने सेलर और बायर की डेफिनेशन में क्या क्या कवर किया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखो क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बायर उसको बोला जाता है, ठीक है, जो एक्चुअली परचेस कर रहा है या तो जिसने कमिटमेंट कर दी है कि मैं कुछ परचेस करने वाला हूँ, ठीक है, या तो उसने कमिटमेंट कर दी है कि मैं परचेस करने वाला हूँ, भले आज उसके पास कुछ गुड्स नहीं है, बट ही विल बी टर्म्ड एज बायर, ठीक है। तो देखो बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय, ये हमेशा तुमको लिखना है अगर आंसर में कुछ भी पूछा तो, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा तो तुम्हारे आंसर में ये होना चाहिए। जो जिसने बाय कर लिया है वो तो बायर होता ही है, लेकिन मैंने किसी के साथ कुछ कमिटमेंट कर दिया कि मैं बाय करने वाला हूँ, ठीक है, एग्रीज टू बाय, तो वो भी बायर की कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इस लॉ के अंडर वो कवर हो जाएगा। और सेलर कौन होता है? सेम, या तो जिसने सेल कर दिया या तो जिसने एग्री किया, देखो एग्रीज टू सेल गुड्स, ठीक है। The two term buyer and seller are complementary and represents the two parties to a contract of the sale of goods. Both the terms are however used in the sense wider than the common meaning. जो common meaning होता है कि जिसने एक्चुअली खरीदा वही बायर होता है और जिसने एक्चुअली सेल किया वही सेलर होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, जिसने एग्री भी किया है कि मैं कुछ खरीदूंगा वो भी बायर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो समझो अगर देखो हम एक केक की शॉप पे गए, कल अगर हमको कोई केक चाहिए, आज ही हम एक ऑर्डर दे के आए, भले कुछ एडवांस भी नहीं पे किया, लेकिन चलो हमने जस्ट ऑर्डर दे दिया है और थोड़ा बहुत एडवांस दिया होगा, अगर हमने एग्री कर लिया है, भले मैं बाद में उसको खरीदूं या नहीं खरीदूं, लेकिन इस लॉ के हिसाब से हम लोग फिलहाल बायर की कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि मैंने एग्री कर लिया कि मैं परचेस करने वाला, बाय करने वाला, ओके। फिर देखो गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुमको याद हो जानी चाहिए अभी ही पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक्ट है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में। तो देखो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। देखो ये डेफिनेशन है, गुड्स मतलब हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड नहीं, लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे लैंड रिलेटेड कुछ भी बात नहीं की। तो अगर समझो मैं किसी के साथ लैंड खरीदने बेचने का, या फिर समझो ये कोई फ्लैट खरीदने बेचने का बिजनेस करता हूँ जो खुद ही एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा, वो दूसरी जगह पे, ठीक है, दूसरे और भी लॉ है,
स्टैम्प ड्यूटी एक्ट हो जाते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट लॉ, यहाँ पे प्योरली गुड्स की बात होगी। अब गुड्स में क्या क्या कवर होता है, तो बेसिकली ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं वो तो गुड्स होता ही है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी यहाँ पे नहीं आता है। कैश को गुड्स नहीं बोला गया है, ठीक है। कैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द गुड्स। तो देखो यहाँ से सारी चीजें कवर होती है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी, ये मेरा लैपटॉप हो गया, ये मेरा माउस हो गया, माइक हो गया, जो भी चीज तुम गुड्स में इमेजिन कर सकते, अगर हम बाय करके सेल कर सकते हो तो वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। मूवेबल होनी चाहिए पहली बात, तो ये हाईलाइट कर लोगे कि ये मूवेबल होना चाहिए, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लोगे, एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स व्हिच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन और सूट। जैसे कि डेट, अगर तुमने किसी से लोन लिया है, लोन के सर्टिफिकेट्स भी इवन पकड़ लोगे तुम, ठीक है। लोन का सर्टिफिकेट है, या फिर हाँ किसी को कुछ डेट दिया है हमने, डिवेंचर वगैरह, ये सारी जो भी चीजें होंगी ना, ये सब इसमें नहीं आएगा, एक्शनेबल क्लेम में नहीं आएगी। लेकिन यस, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है स्टॉक्स एंड शेयर्स आते हैं, शेयर्स आ जाएंगे, ओके। तो देखो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। ग्रोइंग क्रॉप्स भी उसमें आती है, ग्रास भी आती है। इवन अगर खेतों में तुम लोग देख रहे हो ना, फसल बढ़ रही है, अगर उसको लेके भी तुमने डीलिंग कर ली है ना कि अभी जब ये 3 महीने बाद फसल रेडी हो जाएगी तो मैं ये खरीद लूंगा, वो भी गुड्स में आएगी। भले वो मूव उस समय नहीं हो पा रही है, क्वेश्चन आ सकता है सर बट वो तो एक ही जगह पे मूव नहीं हो पा रही। अरे जब कटेगी तब तो मूव हो जाएगी ना, ठीक है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी है, ग्रास भी इसमें आता है, सारी चीजें आ जाती हैं। एंड थिंग्स अटैच टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जो भी लैंड से रिलेटेड भी चीजें हो जाएंगी वो सारी, बट लैंड नहीं आएगा इसमें, ठीक है। विच आर एग्रीड टू बी सर्वेड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये गुड्स होता है, तो यहाँ से तुम कवर कर लोगे। गुड्स मतलब every kind of movable property other than actionable claim and money in circulation, currency notes नहीं आते हैं। Also includes stocks and shares, growing crops, grass, और कोई भी वो चीज जो लैंड से एसोसिएट हो, ठीक है, उसको बाद में तुम लोग सर्व कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, ओके। ये सारी चीजें यहाँ पे कवर है। इवन देखो, दिस इज वाइडर डेफिनेशन देन कंटेन इन द इंग्लिश लॉ। अपना भी जो लॉ है वो इंग्लिश लॉ से एक्चुअली थोड़ा कॉपी पेस्ट ही होता है, बहुत सारा कंटेंट वहां से लिया जाता है, बट जो ब्रिटिश लॉ है वो ब्रिटिश लॉ स्टॉक्स को और शेयर्स को गुड्स कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। स्टॉक्स को और शेयर्स को नहीं कंसीडर करता है, अपना लॉ स्टॉक एंड शेयर्स को गुड्स कंसीडर करता है, ओके। चलो, तो अभी गुड्स भी आई होप कवर हो गया रहेगा, याद कर सकते हो तुम लोग साथ में ही। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जरा पढ़ते हैं। इस एक्ट में हमको गुड, हमारे जो गुड्स हैं उनको क्लासिफाई उन्होंने कैसे किया है। देखो, मेन 3 क्लासिफिकेशन है, एग्जिस्टिंग गुड्स बोला है, फ्यूचर गुड्स बोला है एंड कंटिंजेंट गुड्स बोला है। और एग्जिस्टिंग गुड्स में भी 3 टाइप, सब टाइप है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। देखो इनका मीनिंग क्या होता है, एक ओवरव्यू देता हूँ तुमको। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो एक्चुअली तुम लोग देख पा रहे हो, कहीं पे शॉप पे गए, तुम्हारे सामने गुड्स पड़ा हुआ है, जैसे कि लैपटॉप ही लेने चले गए तुम लोग, तो वो लैपटॉप तुम्हारे लिए गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में, ठीक है। और फ्यूचर गुड्स मतलब आज वो गुड्स नहीं है तुम्हारे पास, फ्यूचर में जैसे मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर में तुमको वो गुड्स मिलेगा तो वो फ्यूचर गुड्स में कैटेगरी, फ्यूचर गुड्स में कवर हो जाएगा। आज नहीं है लेकिन तुम उनको बोलोगे तो वो तुमको वैसे बना के देंगे। आज फिलहाल गुड्स नहीं है, जैसे कि चलो पेंटिंग हो गया कोई, अगर तुम पेंटिंग करना चाह रहे हो तो तुमने बोला ठीक है मेरे को एक पेंटिंग करके दो, तो आज भले पेंटिंग रेडी नहीं है, तुम बोलोगे तो करके देगा ना, ठीक है। और कंटिंजेंट गुड्स मतलब श्योर नहीं हो कि गुड्स मिलेगा कि नहीं, लेकिन तुम जिसके साथ डील कर रहे हो, वो तुमको श्योरिटी देगा कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो मैं आपको वो गुड्स लाके दे दूंगा, मतलब तभी वो डील हो पाएगी। मतलब कंटिंजेंट गुड्स में तुम्हारे मेरे बीच में जो गुड्स आने वाला है वो एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी के हिसाब से डिपेंड करेगा, या तो किसी इवेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे तुम्हारे मेरे बीच में कुछ भी केस होता है, अभी भी कोई भी एक डील होती है, जैसे तुम्हारे बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया एक पेंटिंग को लेके। चलो मैं तुमको बोलता हूँ कि कोई भी एक रेयर आइटम हो, जैसे कि चलो धोनी का मैच, वर्ल्ड कप हुआ था, धोनी ने जो 6 मारा था तो वो बॉल,
अगर तुम्हारे मेरे बीच में उस बॉल को लेके एक डील होती है, सेल का ट्रांजेक्शन होता है, मैं तुमको बोलता हूँ कि मुझे बॉल चाहिए तुमसे, तो तुम वो बॉल तभी मुझे दे पाओगे ना जब एक्चुअली तुम खरीद पाओगे। तो गुड्स कंटिंजेंट, अभी श्योर नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो तुम बोलते हो ठीक है मैं आपको गुड्स बेचूंगा, ठीक है, मैं तो तुम मुझे सेल करोगे गुड्स, लेकिन सब्जेक्ट टू कि मुझे वो गुड्स पहले वहां से मिल पाए। ठीक है, वो बॉल अगर मुझे वहां से मिल जाए ना, मैं पहले वहां से खरीदने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको बेच दूंगा। अब अगर वहां से नहीं मिला तो सेल नहीं होगा, वहां से मिल गया तो सेल हो जाएगा, कंटिंजेंट गुड्स है। ओके, अब एग्जिस्टिंग गुड्स में आते जरा। अब एग्जिस्टिंग गुड्स की हमने बात की थी ना, तुमको सामने दिख रहा है खुद ही गुड्स है, लेकिन उसमें भी तीन टाइप है, स्पेसिफिक, असर्टन और अनअसर्टन। स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो चाहिए समझो वही, मुझे लिनोवो का लैपटॉप चाहिए, मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए, वो गुड्स तुम्हारे सामने दिख रहा है। ठीक है, वो गुड्स तुम्हारे सामने जो दिख रहा है वो स्पेसिफिक गुड्स है। माउस चाहिए, मुझे समझो कोई पर्टिकुलर सैनिटाइजर चाहिए, मुझे डव का सोप चाहिए, ये सब स्पेसिफिक गुड्स में तुमको सामने दिख रहा है, तुरंत खरीद लो, लेके जाओ। अब असर्टन गुड्स और अनअसर्टन गुड्स क्या होते हैं? असर्टन गुड्स मतलब अभी ये वहां पे जहाँ पे क्वांटिटीज की बात आती है, जैसे कि देखो तुम लोगों को चावल खरीदना है, अभी तुम्हारे पास 50-50 किलो की गोनियां पड़ी हैं, 50-50 केजीज की समझो चावल की गोनियां पड़ी, तो तुमने चावल भी दिख रहा है, तुमने वहां पे खरीद लिया 100 kg। ठीक है, 100 kg अगर चावल खरीदते हो, 50 kg चावल की गोनी खरीदते हो, तो वो असर्टन्ड गुड्स में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास तुम किसी के पास से चावल खरीदने जा रहे हो, उसके पास बहुत सारा स्टॉक है, फिलहाल उसको पता नहीं मेरे पास स्टॉक कितना है, तुम उसको बोल रहे हो ठीक है उस चावल के स्टॉक में से मुझे 5 किलो चावल दे दो, 4 किलो चावल दे दो। अभी पता नहीं है लेकिन तुमको बना के मिल जाएगा, उतना क्वांटिटी तुमको मिल जाएगा। ऑयल पड़ा है, जैसे देखो पेट्रोल पंप पे होता है, पेट्रोल पंप पे जाओ, बहुत सारा ऑयल है उनके पास, उनको मालूम होगा लेकिन तुमको नहीं मालूम, लेकिन तुम बोलते मेरे को 2 लीटर पेट्रोल दो। 2 लीटर पेट्रोल अनसर्टन था तुम्हारे लिए, उन्होंने फिर उसको सर्टन गुड्स कर दिया। समझ रहे हो, स्पेसिफिकली वो तुम्हारे लिए लेके आए। तो जब तुम गेस नहीं कर पा रहे हो लेकिन तुमको मालूम है कि हाँ जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा, तो वो अनअसर्टन गुड्स में आ जाता। समझ रहे हो, अनअसर्टन गुड्स में। तो देखो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का, तब गुड्स सामने वाले के पास थे, जो सेलर था उसके पास थे। तब तुम्हारे मेरे केस में, मैं अगर सेलर हूँ तो मेरे पास अगर गुड्स है और तुम खरीद रहे कि सर यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए, तो ठीक है, वो एग्जिस्टिंग गुड्स में आ जाएगा। उसमें भी तीन टाइप है, द एग्जिस्टिंग गुड्स में बी क्लास में बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, तीन टाइप से बाइफरकेट किया है। जैसे कि देखो, स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी समय गुड्स तुम्हारे पास है, तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ले लोगे, तुरंत भी ले सकते हो। एज स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी का कोई मोबाइल हो, वर्लपूल की वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, जो भी है सामने दिख रहा है, अभी डील करो और लेते बढ़ो। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया, ए हैड 5 कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, ही एग्रीज टू सेल हिज फ्लैट फिएट कार टू बी। फिएट कार स्पेसिफिक है ना, वो उसने बेच दिया उसको। बी एग्रीज टू परचेज द सेम कार। इन दिस केस द सेल इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स। यही जैसे मैंने बोला, लिनोवो का लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप, ये वाला माउस, वो वाला सैनिटाइजर, वो वाला मास्क, ऐसे। तो स्पेसिफिक गुड्स। Certain goods क्या होते हैं? Are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of the sale is made. The term is not defined in the act but has been judicially interpreted. In actual practice, the term certain goods is used in the same sense as specific goods. Actually वो specific goods की तरह ही होता है, दिख रहा है हमको, तुम अभी ले सकते हो, तुमको सारी चीजें visible है, but इसकी definition इन्होंने नहीं दी है। बट ये नॉर्मली क्वांटिटीज की बात करते हैं, तब यहाँ पे आता है व्हेन फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनसर्टेन गुड्स द नंबर ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड इज आइडेंटिफाइड, सच आइडेंटिफाइड गुड्स आर असर्टेन गुड्स। समझ रहे हो, ऐसी बात होती है, सिंपल। तो असर्टेन गुड्स मतलब बहुत सारा लॉट है। अभी देखो पेट्रोल पंप का एग्जांपल आई थिंक बेस्ट, उनके पास जो फिलहाल पेट्रोल की क्वांटिटी है वो अनअसर्टेन है, तुमको मालूम नहीं है उनके पास कितना है, लेकिन जब तुम बोलोगे कि मुझे 2 लीटर चाहिए, तो 2 लीटर उन्होंने अनअसर्टेन स्टॉक में से 2 लीटर तुम्हारे लिए साइड में किया, वो हो गया असर्टेन। ठीक है, असर्टेन गुड्स। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ होलसेलर ऑफ कॉटन
A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales, and these bales were selected and set aside. On selection of the goods become a certain 100 bales थे उसके पास, उसने उसमें से 50 का लॉट बना दिया कि अब बेचना है, वो हो गए a certain goods। समझ रहे हो? चावल की गोनी है, बहुत सारे चावल पड़े, तुम बोल रहे हो ये 2 किलो चावल दो ना मुझे, तो वो 2 किलो चावल तुम्हारे लिए a certain goods हो जाए। ठीक है, तो अनसर्टन देख रहे हैं आर गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टन लिखा है, देखो at the time of making the contract they are indicated or defined only by description or samples। ठीक है, तुम बोलोगे तो तुमको वह उस हिसाब से चीजें मिल जाएंगी बाद में। ठीक है, फिलहाल स्टॉक नहीं मालूम है कितना है। If A agrees to sell to B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets, देखो 100 पैकेट में से एक पैकेट बेचने को lying in his shop, it is a sale of uncertain goods because it is not known which packet is to be delivered। समझ रहे हो ना? तो अभी बहुत सारा पेट्रोल है, उसमें से तुम 2 किलो मांग रहे हो, अभी मालूम ही नहीं है कि कौन सा वाला क्वांटिटी मिलेगा, वो तो लिक्विड है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिए, तुम कहीं से भी कुछ खरीदो, जैसे वाइन की शॉप पर जाते हो, बहुत सारी बॉटल्स पड़ी है, तुम बोल रहे हो 2 बॉटल चाहिए, अब तुमको मालूम नहीं ना कि कौन सा गुड्स मिलेगा, जो वो लाके देगा वो असर्टन हो गया। ठीक है, और वो जो पूरा लॉट है एक्चुअली वो भी जब तुम्हारे पास लेके आ रहा है तो अनअसर्टन कैटेगरी का रहेगा ना, अभी तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं कि वो कौन सा वाला उठा के देगा, जो उठा के देगा वो तुम्हारे लिए फिर स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। अदरवाइज फिलहाल वो जो गुड्स तुम्हारे सामने दिख रहे हैं वो अनअसर्टन है। समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग गुड्स में 3 होते हैं, स्पेसिफिक दिख रहा है सामने, असर्टन एक लॉट में से तुम्हारे लिए वो लेके आया थोड़ा साइड में। ठीक है, वो देखो 100 बेल्स का लॉट था, उसमें से 50 बेल्स तुम्हारे लिए साइड में रख दिया, वो जो साइड में रख दिया असर्टन गुड्स। और अनअसर्टन मतलब बहुत सारा लॉट है, पता नहीं तुमको कौन से लॉट का कौन सा सामान मिलेगा। ठीक है, तो वो हो जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है as soon as a particular packet is separated from the lot it becomes a certain or specific goods। जैसे ही उन्होंने वो बियर वाइन शॉप है वहां से उन्होंने 2 बॉटल्स तुम्हारे लिए साइड में रख दिया, वो जो 2 बॉटल है अब तुम्हारे लिए स्पेसिफिक हो गई। स्पेसिफिक का मतलब ही असर्टन गुड्स हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा जो लॉट है तुम्हारे पास वो अनअसर्टन है, पता नहीं कौन सा उठेगा उसमें। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं फ्यूचर गुड्स की। ठीक है, फ्यूचर गुड्स मतलब अभी नहीं है, तुमको बना के मिलेगा, जैसा बोलो। ठीक है, ऑन डिमांड रहता है। फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर मेकिंग, जैसे मटके वाले का एग्जांपल लेते हैं, मटका तुम्हारे पास रेडी नहीं है, लेकिन मटके वाले के पास तुम जाते हो, तुम बोलते हो मुझे इतना इतना साइज का ऐसा ऐसा मटका और ऐसा ऐसा पेंट करके दो, तो वो मटका उस समय रेडी नहीं है, बहुत सारे मटके रेडी नहीं, जैसा तुमको चाहिए वैसा रेडी नहीं है, तुम उसको बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पैसे दे दिए, वो तुमको बना के देगा। केक का एग्जांपल ले लो, ऑर्डर देके केक मंगाते हो, ठीक है, ऑर्डर देके जो केक बनवा रहे हो वो उस समय प्रेजेंट नहीं है, बाद में आएगा, फ्यूचर में आएगा, तो तुम डील होने के बाद जो गुड्स पिक्चर में आता है वो फ्यूचर गुड्स में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोस टू बी ग्रोन ऑन एस फील्ड इज नॉट इलीगल though the actual sale of future goods is not possible, this is an example of agreement to sell। फिलहाल यहाँ इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बोला है। पहले जरा तुम लोग एक चीज सुनो, बार बार ये वर्ड आ रहा है, देखो एग्रीमेंट टू सेल और सेल वर्ड आ रहा है। ठीक है, इनको पहले एक्चुअली वही डेफिनेशन देनी चाहिए थी, गुड्स की दे रहे हैं, अच्छी बात है। इसके बाद आइए, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सेल और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब ऑन द स्पॉट जब हम सेल कर रहे हैं, सामने बायर है सामने सेलर है, किसी पर्टिकुलर गुड्स को लेके हम लोग ऑन द स्पॉट एक डील कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल। पैसा दो, गुड्स लो, मैटर क्लोज। एग्रीमेंट टू सेल मतलब बायर है सेलर है सब कुछ है, गुड्स नहीं है, बाद में होगा, डिलीवरी बाद में होगी गुड्स की। जब ऑन द स्पॉट डिलीवरी, ऑन द स्पॉट कैश का एक्सचेंज और कॉन्ट्रैक्ट होके खत्म हो जाता है वो सेल होता है। आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गुड्स की डिलीवरी बाद में होगी। वो केक वाला एग्जांपल, आज मैं डील करके आया, अगले हफ्ते मुझे केक मिलेगा, मैं ऑर्डर दे के आया, तो ये एग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल कब कंप्लीट होगा? जब एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी, तो जैसे वो मुझे केक मिल जाएगा वो सेल में काउंट हो जाएगा। अदरवाइज स्टार्टिंग से लेके वो कौन सी कैटेगरी में रहेगा? एग्रीमेंट टू सेल में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी देख लो। P agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year. This is a contract for the sale of future goods.
किसी को पैकेट वाला दूध नहीं पीना है, गाय वाला दूध पीना है जो एकदम बिना मिलावट वाला हो, तो तुम एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब कॉन्ट्रैक्ट ये की गाय है, उनका एक टाइम लिमिट होता है, इतने टाइम से इतने टाइम तक समझो दूध देंगे, ठीक है। तो उस गाय से जितना दूध मिलेगा वो उसका डील कर लेते हो तुम किसी के साथ। फ्यूचर गुड्स अभी पता थोड़ी है कितना मिलने वाला है, समझ रहे हो। T agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden. Same. तुम अगर ऑरेंजेस के लिए कर लेते हो तो फ्यूचर गुड्स जब भी इन्वॉल्व होगा ना, फ्यूचर गुड्स मतलब एग्रीमेंट टू सेल, आज गुड्स नहीं है ना, बाद में जब गुड्स आएगा तब वो चीज कवर हो जाएगी, समझ रहे हो। वैसे देखो एक और होता है जो लास्ट टाइप है अपना, कंटिंजेंट गुड्स। देख लो कंटिंजेंट गुड्स क्या है।